हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6। तो चैप्टर 11 है हमारा प्रकृति की अमूल्य संपदा। तो चैप्टर 11 में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 11 है जहाँ पर हम इतने सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे 4 टॉपिक। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे 4 टॉपिक और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे आगे के 4 टॉपिक। तो हमारे टोटल टॉपिक हैं 8। टोटल टॉपिक हमारे 8 हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा जल, सेकेंड टॉपिक है वायु, थर्ड टॉपिक है सूर्य से ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, फोर्थ टॉपिक है वन। जल के बारे में पढ़ेंगे, वायु के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य से हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं ये भी पढ़ेंगे, और वन क्या होते हैं और वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं ये भी पढ़ेंगे। मृदा, चट्टानें और खनिज ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जीवाश्म ईंधन क्या होता है ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन और नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा या संसाधन ये सब क्या होते हैं ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हमारे उपयोगी संसाधन कौन कौन से हैं हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रहन सहन में, तो ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 जिसमें पार्ट 1 हमारा है और हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज 4 टॉपिक। तो 4 टॉपिक हैं हमारे जल, वायु और सूर्य से ऊर्जा और वन। तो इस तरीके से हमारे 4 टॉपिक हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। भूमि और सूर्या के लिए विद्यालय की छुट्टियां सदैव मनोरंजक होती हैं। इन छुट्टियों में वे अपनी अज्जी यानी कि दादी के घर गए हैं। अज्जी पश्चिमी घाट के जंगल के किनारे एक गांव में रहती हैं। वहां की हवा नगर की अपेक्षा अधिक ताज़ी और ठंडी होती है। वे अपने आसपास बहुत सुंदर पहाड़ियों, झरनों और कई रोचक पौधों, जंतुओं और पक्षियों को देख सकते हैं। तो एक दोपहर में क्या होता है कि भूमि और सूर्या अज्जी से उस स्थान के विषय में जानकारी देने का निवेदन करते हैं। अज्जी कहती हैं, बच्चों क्या आप जानते हैं कि इस जगह प्रकृति की अनेक संपदाएं हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। यहाँ की हवा शुद्ध, ताज़ी एवं स्फूर्तिदायक है। यहाँ की मृदा इतनी उपजाऊ है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ अच्छी धूप आती है जो अनेक प्रकार से उपयोगी है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष भिन्न भिन्न पक्षियों और कीटों सहित अनेक जंतुओं को भोजन एवं आश्रय प्रदान करते हैं। तो क्या आप प्रकृति की ऐसी कुछ संपदाओं के विषय में सोच सकते हैं? तो आइए जानते हैं हमारी प्राकृतिक संपदाएं कौन कौन सी हैं। भूमि ने कहा, अज्जी हम जल का उपयोग पीने के लिए और साग भाजी उगाने के लिए करते हैं। अज्जी ने कहा, हाँ, हमें इन संपदाओं की आवश्यकता उत्तरजीविता और अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए होती है। प्रकृति की इन संपदाओं के बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। हम सभी इस प्रकृति का ही एक भाग हैं। अज्जी वायु के महत्व को बताती है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है वायु। वायु हमारे लिए किस प्रकार इम्पॉर्टेंट है आइए जानते हैं। एक सुबह भूमि और सूर्या अज्जी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी व्यायाम करते हुए देखते हैं। अज्जी उन्हें भी व्यायाम करने के लिए बुलाती हैं। वे कहती हैं, मैं गहरी सांस ले रही हूँ और बाहर छोड़ रही हूँ। यह क्रिया फेफड़ों में शुद्ध हवा लेने में सहायक है और हमें स्वस्थ रखती है। भूमि और सूर्या भी अज्जी के साथ बैठ जाते हैं और गहरी सांस लेने की क्रिया करते हैं। तो इस तरीके से व्यायाम से शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। हम भोजन अथवा जल के बिना तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु ऑक्सीजन के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित
नहीं रह सकते हैं। तो ये जो क्रियाकलाप था, इससे क्या होता है, श्वास को लंबे समय तक रोकना थोड़ा सा कठिन है। श्वास द्वारा भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन होती है और हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हम लंबे समय तक श्वास रोकते हैं तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, अतः हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अन्य जीवों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमें बहुत देर तक श्वास नहीं रोकनी है योगा में, ये बताया गया है। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो जो हमारे वायुमंडल में वायु उपस्थित है, ये क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो वायु में उपस्थित कुछ गैसों के नाम, वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें भी उपस्थित हैं। तो वायु के संगठन में प्रतिशत में दिखाया गया है कि वायु 100 वर्गों में है और 78 वर्ग जो हैं वो नाइट्रोजन के हैं, 21 वर्ग ऑक्सीजन के हैं और 1 वर्ग अन्य गैस जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से भरे हुए हैं। तो प्रत्येक 100 में से अंशों की संख्या है और इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारा पूरा चार्ट बना हुआ है वायु का संगठन, इसमें जो हमारे 78 कॉलम हैं वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे 21 कॉलम हैं वो ऑक्सीजन के परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं और जो ये हमारा 1% का कॉलम है ये अन्य गैसों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे वायुमंडल में सभी गैसें हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में अन्य गैसें आती हैं। आगे देखते हैं। पेड़ों पर पत्तियों की सरसराहट, रस्सी पर लटके कपड़ों के हिलने या पंखों को चलाने पर अथवा किसी खुली पुस्तक के पन्नों की फड़फड़ाहट आदि के द्वारा आपने वायु की उपस्थिति का अनुभव किया होगा। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। कभी कभी यह बहुत गति से चलती है जैसे आंधी के समय, यह कभी कभी धीमी गति से चलती है जैसे बयार मंद पवन को बोलते हैं। आपने भी अनेक बार फिरकी कागज से बनी चक्री के साथ खेला होगा। आइए और जानते हैं कि जो हमारी पवन होती है वो मतलब मंद पवन, तेज पवन इस तरीके से होती है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि हम फिरकी को घुमाते हैं वैसे ही पवन की फिरकी भी घूमती है। पवन चक्की और फिरकी की कार्यप्रणाली कैसी होती है, समान होती है। पवन चक्की और फिरकी की कार्यप्रणाली समान होती है। पवन चक्की के पंखों को घुमाती है। आटे की चक्की कुएं से पानी ऊपर खींचने या फिर विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। तो जो पवन चक्की होती है उसका उत्पादन हम किस में करते हैं, पवन चक्की का उपयोग किस में करते हैं, बिजली के उत्पादन में या पानी को ऊपर खींचने में, कुएं से पानी को खींचने में। आटे की चक्की में। भारत में अनेक पवन चक्की फॉर्म हैं। पवन चक्की फॉर्म वह क्षेत्र है जिसमें अनेक पवन चक्कियां पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करती हैं। तो बहुत सारी पवन चक्की हैं भारत में जो कि बिजली का उत्पादन भी करती हैं। तमिलनाडु का मुपंडल पवन चक्की फॉर्म, राजस्थान के जैसलमेर का पवन चक्की पार्क और महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल पवन चक्की फॉर्म हमारे देश के कुछ प्रमुख पवन चक्की फॉर्म हैं। आप अपने देश में पाए जाने वाले अन्य पवन चक्की फॉर्म के बारे में पता लगाना है। तो तमिलनाडु, राजस्थान और महाराष्ट्र में हमारे पवन चक्की फॉर्म है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है जल। तो जितनी ही वायु हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है जल। भूमि और सूर्या अज्जी को गायों के लिए नान में पानी भरने और बगीचे में साग भाजी और औषधीय पौधों को पानी देने में सहायता करते हैं। अज्जी उनको सिखाती है कि पौधों को पानी किस प्रकार दिया जाए जिससे पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग हो और उनमें से एक बूंद भी व्यर्थ ना जाए। क्या आप अपने दैनिक जीवन में जल का कुछ अन्य उपयोग के विषय में सोच सकते हैं? तो इस तरीके से हम पानी का उपयोग देखते हैं पीने के लिए, साग सब्जी के लिए और भी बहुत सारे कार्यों के लिए। अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए,
नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए और इसे फसल उगाने और औद्योगिक कार्यों के लिए भी जल को उपयोग में लाया जाता है। हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। तो पूरी जो पृथ्वी की सतह है उस पर 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। अधिकांश जल महासागरों से और समुद्रों से पाया जाता है, परंतु यह जल कैसा है? लवणीय है, नमकीन है, तो यह पीने योग्य नहीं होता है। इसलिए जल घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि जल कैसा है? महासागर और समुद्रों का जल लवणीय है। यह इन सभी गतिविधियों के लिए हमें मृदु यानी कि लवण रहित और अलवणीय जल, या तो लवण रहित या अलवणीय एक ही बात होती है, मृदु जल चाहिए, जल की आवश्यकता होती है। अब मृदु जल कैसा होता है? जो पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चादरों अथवा हिम नदियों या झीलों में और पृथ्वी की सतह के नीचे भूजल के रूप में पाया जाता है, वह मृदु जल होता है। बर्फ की चादरों, हिम या भूजल से मृदु अलवणीय जल प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है। मृदु जल कुछ मात्रा में तालाबों, नदियों, झीलों और कुओं से सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। जल अमूल्य है, इसलिए अज्जी उन्हें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना सिखा रही है। क्या आपने भी अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों में जल का उपयोग सही प्रकार से हो रहा है या नहीं? क्या आपने दैनिक कार्यों में जल को व्यर्थ होते हुए भी देखा है? तो हमें भी क्या करना है? जल को व्यर्थ नहीं करना है। जल की हानि को कम करने के लिए उदाहरण के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उपयोग में ना होने पर नल को बंद कर देना, जल के रिसाव को सही करवाना, जल का पुनः चक्रण एवं जल संचयन भी जल बचाने में सहायक है। हमारा देश विभिन्न नदियों, झरनों और झीलों से समृद्ध है। क्या आपने प्लास्टिक की थैलियाँ और रैपर्स आदि को जल की सतह पर तैरते हुए देखा है? हम मृदु जल के स्रोतों में कचरा अपशिष्ट पदार्थों को फेंककर उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। घरों और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जब जल स्रोतों से मिलते हैं तो वे जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं? जो बहुत सारे रैपर्स और प्लास्टिक होती है वो हम अपने मृदु जल, जो कि पीने योग्य होता है, उसमें फेंक करके साफ जल को भी प्रदूषित करते हैं। तो जल को प्रदूषित करने वाली मानवीय गतिविधियों को हमें पहचानना है और उनकी चर्चा करनी है और जल के प्रदूषण को कम करने के उपाय करने हैं। प्रदूषित जल सजीवों के उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। मृदु जल के स्रोत सीमित होने के कारण भारत के अनेक भागों में क्या है? जल की कमी है। कुछ स्थानों पर लोगों को पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ता है। सभी के पास जल की समान उपलब्धता नहीं है, इसीलिए हमारे लिए जल का संरक्षण करना और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें इसे प्रदूषित होने से भी बचाना चाहिए ताकि हम सभी जीवित प्राणियों के उपयोग के लिए उपयुक्त रहे। आप जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियां जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे देखते हैं। आगे एक बहुत जल की संरक्षण की विधि है जल संचयन। जल संरक्षण के लिए जल संचयन एक विधि है। बहुत से भवनों में वर्षा का जल को बाद में उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित एवं संग्रहित किया जाता है। इसे वर्षा जल संचयन कहा जाता है। जो भवन होते हैं, घरों के ऊपर जो हमारा पानी होता है उसको जो पाइपों के द्वारा ऐसे जल संचयित किया जाता है तो उसको जल संचयन, वर्षा जल संचयन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्षा का जल जो होता है वो घरों, आवासीय क्षेत्रों और विद्यालयों में संचयित किया जाता है। भारत में वर्षा जल संचयन की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। उदाहरण के लिए राजस्थान एवं गुजरात में पानी की कमी के कारण जल संचयन के लिए बावड़ी एवं बाव बनाए गए। इन बावड़ियों में जल संचयन की एक अनूठी व्यवस्था है। इनमें न केवल वर्षा का जल बल्कि आसपास की झीलों, तालाबों और नदियों से रिसने वाला जल भी संचयित होता रहता है। इस हेतु धरती में लंबे गहरे गड्ढे यानी कि खाइयां के अंदर की दीवारें पत्थर के टुकड़ों से इस प्रकार बनी होती हैं जिससे इन खाइयों में जल का रिसाव हो सके। आप जल संचयन की इन पारंपरिक पद्धतियों को अपने आसपास खोजें और इनके बारे में अधिक जानें। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे भारत देश में पारंपरिक काल से ही जल संचयन की बहुत सारी विधियां हैं। ये भी पुरानी विधि है। बावड़ी, तुर्जी का झालरा जोधपुर में है जहाँ पर पानी एकत्रित किया जाता था।
प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को क्या होता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो जल के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। तो अब तक हमने फर्स्ट टॉपिक अपना वायु तो अब तक हमने फर्स्ट टॉपिक अपना वायु और सेकेंड टॉपिक जल अच्छे से पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक सूर्य से ऊर्जा। हमें सूर्य से ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है, चलिए देखते हैं। भूमि और सूर्य दोपहर की कड़ी धूप वाले दिन अज्जी को मिर्च सुखाने में सहायता कर रहे हैं। अज्जी ने कहा, हम इन्हें सुखाने के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग करते हैं। जब ताज़ा मिर्च उपलब्ध ना हो तब हम सूखी मिर्च का उपयोग करते हैं। और मैं आपको घर ले जाने के लिए बहुत कुछ सुखाई हुई मिर्चें दूंगी। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सभी पौधे और जंतु सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। तो आइए जानते हैं, हम विभिन्न कार्यों के लिए सूर्य की ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश का उपयोग करते हैं। वे कौन सी गतिविधियां हैं जिनके लिए हमें ऊष्मा और प्रकाश की आवश्यकता होती है। भूमि हमारे जीवन में सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश के उपयोग को दिखाने के लिए कुछ हमने चित्र बनाए हैं। तो पौधों द्वारा भोजन को ग्रहण करना भी सूर्य से, और कपड़े सुखाना भी सूर्य से, और आपको और जो भी चित्र याद हो यहाँ पर बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं। एक दिन दोपहर में भूमि और सूर्य अज्जी के घर के पास के मैदान से गुजरते हैं, जहां उन्हें घास चरती हुई एक गाय दिखाई देती है। वे सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत होने की बात कह रहे हैं। आगे क्या दिया गया है, इस गाय को देखो, यह घास खा रही है और उससे ऊर्जा प्राप्त कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि इस गाय को ऊर्जा सूर्य से मिल रही है। गाय धूप में खड़ी है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इसे सूर्य से ऊर्जा मिल रही है। और फिर इसके बाद में बच्चे कहते हैं, गाय घास खा रही है। घास को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य है। इस प्रकार गाय को भी सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन सूर्य से बनाते हैं, और उसके बाद ही जब हम उस हरे पेड़ पौधे साग सब्जियों को जब हम सब जंतु और मनुष्य सब लोग खाते हैं, तो वहाँ पर हमें जो सूर्य से ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश पौधों को भोजन तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। सूर्य पृथ्वी पर सभी सजीवों को ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारत में अनेक परिवारों में सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। तो हमारे यहाँ भारत में क्या होता है कि सभी लोग सुबह सुबह पूजा करते हैं और सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, क्योंकि हमें सूर्य भगवान की ही कृपा से बहुत कुछ मिलता है। हमारा पर्यावरण में बहुत जो कीड़े मकोड़े और बहुत सारी जो नमी रहती है वो सब भी सूर्य की जो ऊष्मा होती है उससे दूर होती है, और जो सोलर प्लांट वगैरह हैं। आगे देखते हैं। विद्युत के खंभों के ऊपर या ट्रैफिक सिग्नल पर आपने सौर पैनल देखे होंगे। सौर पैनल सौर ऊर्जा को एकत्रित कर विद्युत उत्पादन करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में खाना बनाने अथवा सौर जल ऊष्मक में जल गर्म करने के लिए भी किया जाता है। तो सौर ऊर्जा के उपयोग यानी कि सूर्य की रोशनी से हम सौर पैनल में सूर्य ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, और जिससे हम अपने घर के कार्यों के प्रयोग में बिजली को लेकर आते हैं। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी पर सूर्य की ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य के द्वारा पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु और पौधों को खाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को खाते हैं और विकसित होते हैं। सूर्य के बिना पृथ्वी पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जीवन की। पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को खाते हैं और विकसित करते हैं। हम पौधों और जीव जंतुओं दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं।
पृथ्वी पर यह चक्र सूर्य के कारण ही संभव होता है। अतः हम सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य पर निर्भर करते हैं। विविध प्रकार के पौधे और जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो अब पौधे और जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं ये जानते हैं। तो अब तक हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम आ गए हैं अपने 4th टॉपिक की तरफ, जो कि है वन। तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वन क्या होते हैं? एक सुबह अज्जी सैर के लिए भूमि और सूर्या को जंगल में ले जाती है। वहां उन्हें विभिन्न प्रकार के पौधे, झाड़ियां और वृक्ष मिलते हैं। अज्जी बताती है कि वन विभिन्न प्रकार के पौधों की सघन वृद्धि वाले बड़े क्षेत्र होते हैं। रास्ते में वे भूमि पर गिरे हुए कुछ नेलिकाई, यानी कन्नड़ में आंवले का जो नाम है उसको नेलिकाई कहते हैं, आंवले को इकट्ठा करते हैं। अज्जी उन्हें बताती है, हमारे गांव में पेड़ों से फल न तोड़ने की परंपरा है। उन्हें पशुओं और पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और क्या होता है कि जो उनकी दादी होती हैं वो बताती हैं, उनके गांव में जो पेड़ होते हैं उनसे फल नहीं तोड़ने की परंपरा है, क्योंकि पशु और पक्षी उन फलों को खाते हैं। पक्षियों और कीटों सहित कई जंगली जंतुओं के लिए वन एक प्राकृतिक आवास भी है। वह उन्हें भोजन और आश्रय भी प्रदान करता है। प्रकृति में प्रत्येक जीव उत्तरजीविता के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। तो जो वन होते हैं वो क्या होते हैं? जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास भी हैं और उन्हें भोजन और आश्रय दोनों ही प्रदान करते हैं। और इसी के साथ साथ जो प्रत्येक जीव हैं उनकी उत्तरजीविता के लिए जो हैं वो अनेक जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे जीवों में विविधता प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए भोजन सुनिश्चित करती है। पिछले कुछ वर्षों से बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण वन क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं। एक नए वन को उगाने या किसी लुप्त हुए वन को पुनर्स्थापित करने में कई वर्ष लग जाते हैं। अतः हमें नए वनों को दोबारा से उगाने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और इसके लिए हमें उनका संरक्षण और दायित्वपूर्वक उपभोग करना चाहिए। तो मानवीय गतिविधियों के कारण बहुत सारे वनों को काटा गया है, जिससे हमारे पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है। तो हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए, जिम्मेदारी से करना चाहिए। वन महोत्सव पूरे देश में जुलाई महीने में मनाया जाता है। तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई मंथ में। यह क्रम 1 सप्ताह तक चलने वाला है। इस उत्सव के दौरान नए पौधे और पेड़ लगाए जाते हैं और वनों का सम्मान करने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में क्या होता है? वन महोत्सव होता है, जिसमें हम वनों के संरक्षण को कैसे करना है ये सब इसके लिए जागरूकता फैलाते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही वनों का आदर, रक्षण और संरक्षण करने की परंपरा रही है। पवित्र उपवनों के बारे में आप पहले ही सजीव जगत में पढ़ चुके हैं। पेड़ों की कटाई, तो हमने जो सजीव जगत में विविधता वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने वनों के संरक्षण और उपवनों की बात की थी। अब हम आगे की बात करते हैं कि पेड़ों की कटाई को रोकने और इस प्रकार के वनों को बचाने के लिए सामान्य लोगों द्वारा कई प्रयास किए गए। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन एक ऐसा ही प्रयास है जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने क्या किया? पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्होंने पेड़ों को घेर लिया और उनसे लिपट गए। तो इस तरीके से 1970 के दशक में पेड़ों को बचाया गया था। तो अगर आपने सजीव जगत में विविधता चैप्टर नहीं देखा है तो आपको इन चैप्टर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इन चैप्टर को रीड कर सकते हैं और अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाना है। आप भी अपने समुदाय में वन महोत्सव की योजना बना सकते हैं। भूमि और सूर्या ने जंगलों में घूमने के दौरान देखा कि जमीन पर बहुत सारी पत्तियां हैं और मृदा में नमी दिखाई दे रही है। अज्जी ने बताया, पौधों की जड़ें मृदा को जकड़ कर रखती हैं और उसे बहने से रोकती है।
तो जो पौधे की जड़ें हैं वो क्या करती हैं, वो मृदा को, मिट्टी को जकड़ करके रखती हैं और मिट्टी को बहने से रोकती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां सड़ जाती हैं और मृदा के पोषक तत्वों को समृद्ध करती हैं। तो जैसे कि जो हमारी जड़ होती है वो मृदा को बांधे रखती है, इसीलिए नदियों के किनारे पेड़ों को लगाया जाता है, जिससे कि मिट्टी का कटान कम होता है। और जो पौधों से जो पत्तियां गिरती हैं वो सड़ जाती हैं, वो क्या करती हैं, पोषक तत्वों का काम करती हैं। इस मृदा का उपयोग नए पौधों और पेड़ों को उगाने के लिए भी किया जाता है। प्रकृति में यह पुनर्चक्रण का एक उदाहरण है। तो इसके अब तक हमने अपने 4 टॉपिक को डिस्कस किया है, जिसमें हमने जल, वायु, सूर्य से ऊर्जा और वन, अपने 4 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। ये है हमारा वीडियो का पार्ट 1, जो कि अब यहाँ पर होता है फिनिश। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक से और नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।